हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2020 के पेड ग्रुप में लेक्चर नंबर आज हम 17 नंबर देखेंगे। तो अभी तक जो हम कुछ क्लासेस से कुछ लेक्चर से हम एसे के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहे थे कि बेसिक्स क्या है, एसे क्या है, किस ढंग से उसे अटेम्प्ट करना है, क्या ऑल कंपोनेंट्स है। तो देखो, अब ऐसे में क्या है, आपके पास जो विकल्प था कि आप लैंग्वेज के विकल्प था आपके पास कि आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी प्रीफर। ऑब्वियसली ये बैच मैं हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूँ, हिंदी वाले के लिए, आप हिंदी वाले हो तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट था कि आप उसको हिंदी में लिख सकते थे। लेकिन ये जो कंपोनेंट है तो ये आप हिंदी में माध्यम से हो या इंग्लिश माध्यम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 120 मार्क्स है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। इस वजह से इन टॉपिक्स को समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे वाला पार्ट है तो उसमें तो सपोज आप हिंदी में आपका दिया हुआ था, प्रश्न भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। सम टाइम क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं इक्वली हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में एडेप्टेबल हूँ। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हिंदी में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे इंग्लिश में समझना डिफिकल्ट होता है। लेकिन नो डाउट हिंदी माध्यम वाले हिंदी को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आपका इस ढंग से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको दोनों में करना है। जस्ट एग्जांपल, कल किसी ने एक कमेंट किया हुआ था कि सर क्या हम पेपर 1 में 200 नंबर ले आए तो तब भी पेपर 2 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली मान लो कि आप 200 नंबर, आप 250 में 250 ले आए, लेकिन स्टिल आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा पेपर 2 में। ऑब्वियसली मैं अब तक किसी भी कैंडिडेट को नहीं जानता हूं जिसका कि 200 नंबर पेपर 1 में आया हो, बट ही वाज जस्ट हाइपोथेटिकली मे बी आस्किंग। और सम टाइम देखो, कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को शुरू में होता है कि ये इतने आसान है, ये मैं कर लूंगा। सेम सिचुएशन आपके बहुत लोगों के मन में ये संशय होता है, संदेह रहता या कॉन्फिडेंस रहता है, ये भी कह सकते हो कि ऐसा है कि मैं इंग्लिश वाला ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं ऐसे में सिर्फ ले आऊंगा, 85 नंबर तो लाना है। देखो, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, दिस इज नॉट द एकेडमिक एग्जाम। तो एकेडमिक एग्जाम में आप 80 में से आप 70 ले आ सकते हो, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा होता है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें आपका देखा जाता है, विभिन्न पैरामीटर्स को देखा जाता है। खास करके जब आप हिंदी माध्यम के हो तो ऑब्वियसली है, हाँ, आप ऐसे अच्छा लिख लोगे, कोई उसमें मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आप एक्सेलेंट उसमें कर लोगे सिर्फ हिंदी से ले आओगे। अब तक शायद अ, जो भी कैंडिडेट होंगे, लॉट ऑफ कैंडिडेट जो भी है कि कंबाइंड सपोज 100 प्लस ले आते हैं, लेकिन आपको एसे में ही 50 प्लस नहीं आ जाएगा। आप चारों के चारों एसे उतने एक्सेलेंट लिखोगे, दैट्स फाइन, ये हो सकता है। लेकिन आपको ट्राई ये करना चाहिए कि हर कंपोनेंट को ये आप समझो, चीजों को समझो। आर्गुमेंट राइटिंग में क्या है कि देखो, ऐसे आपका मैंने बताया ना कि ओपन इंडेड क्वेश्चन था, ओपन इंडेड क्वेश्चन। अब ओपन इंडेड क्वेश्चन में एक तरह से क्या है कि आपके पास एन नंबर ऑफ डायमेंशन है, और वो डायमेंशन आपने क्या किया, पेस्टल एनालिसिस। ध्यान ये करना कि हमने पेस्टल एनालिसिस यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, टेक्निकल और लीगल, ये कंपोनेंट्स को हमने ध्यान दिया। तो कहीं ना कहीं जो आर्गुमेंट राइटिंग भी है, इसमें भी आपको पेस्टल एनालिसिस टाइप के चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या। अब इसमें क्या होता है, आप कभी टीवी डिबेट वगैरह देख रहे होंगे या जो भी है, एनडीटीवी, आज तक, आरजी। ऑब्वियसली मैं इन चीजों को नहीं देखता हूँ, मैं नॉर्मली देखता हूँ तो राज्यसभा टीवी, द प्रिंट, और इसे छोड़ करके मैं कभी देखता हूँ एनडीटीवी वगैरह मैं कभी देखता ही नहीं हूँ। यस, कभी कभी मैं जैसा फ्रेंड्स के पास हूँ तो वो जस्ट टीवी चला दिया तो मैं उस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ, बट अपने फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं तो चलो ठीक है, जिनको जो पसंद है वही चला दो, दैट्स अदर थिंग। लेकिन यदि आपने उस डिबेट को कभी देखा होगा तो देखना कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं। अब वो डिबेट करते हैं तो लॉट ऑफ डिबेट्स जो होते हैं बिना सर और पैर के होते हैं। उसमें से देखोगे कि बहुत सारा चीज का कोई मतलब नहीं निकलता है। कांग्रेस है,
तो वो राहुल बाबा को हमेशा ऊपर की करके दिखाएँगे कि नहीं वो है, मोदी को क्रिटिसाइज़ या जो भी है, प्राइम मिनिस्टर ये बीजेपी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको लगेगा कि राहुल गांधी जैसा बेवकूफ़ कोई पैदा नहीं हुआ है या जो भी व्हाटएवर आई एम नॉट गोइंग ऑन पर्सनल एस्पेक्ट, लेकिन कहीं न कहीं जो क्रक्स आता है निकल के ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं बोला जाता है लेकिन सारी चीज़ें अब मैं बहुत सारे किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, ए लॉट ऑफ थिंग्स है, ये लगता है कि अब वो पत्रकार जैसे हैं ही नहीं है, तो दैट्स द रीज़न कि मैं उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो देखने से ही लगता है कि एक जो जर्नलिस्ट है, एंकर है, किसी भी टीवी का या तो उसे क्या होना चाहिए बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए लेकिन वो खुद ही ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों तरफ के हैं ऐसे तो हमें उन उन चीजों पे उनसे हमें एक तरह से मोटिवेशन लेना है कि सेम चीजें हैं सेम सिचुएशन है सेम सरकमस्टांस है सेम टॉपिक दिया हुआ है लेकिन एक जो टोटली पोल अपार्ट बोल रहे हैं जैसे मान के चलो कि गवर्नमेंट ने कोई योजना लाई, तो कोई योजना लाई तो यदि क्या है जो रूलिंग पार्टी है किसी भी इधर वो स्टेट में हो, सेंटर में हो, कहीं भी हो, तो रूलिंग पार्टी बोलेगी कि इस योजना से गरीबों का काफ़ी कल्याण होगा, किसानों को काफ़ी इससे मदद मिलेगा, हर वो चीज़ उसपे पॉजिटिव करके दिखाएँगे। सारी चीज़ें वो एक तरह से रोज़ी पिक्चर जो होता है, वो दिखाएँगे, ठीक है? वो रोज़ी पिक्चर दिखाएँगे कि ये है, इतना है, इससे गरीबों का ये कल्याण होगा, इससे ये होगा, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इससे हमारी जीडीपी का ग्रोथ होगा, इससे करप्शन कम होगा, सो एंड सो एंड सो। लेकिन जो अपोजिशन वाले होंगे, जो वो अपोजिशन में होंगे, वो बोलेंगे कि इससे काफ़ी परेशानी होगी लोगों को ये। एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, मोनेटाइज़ेशन, डिमोनेटाइज़ेशन। डिमोनेटाइज़ेशन जो हुआ, तो सरकार ने क्या बोला कि इससे क्या होगा कि जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, वो पैरेलल इकोनॉमी वो उससे उस पर लगाम लगेगा। जो ब्लैक मनी है, वो खत्म होगा। बैंकों में अधिक पैसे आएँगे, लोगों को जो ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस वगैरह ये सारे होंगे, प्रॉपर फ़ॉर्मलाइज़ेशन इकोनॉमी का होगा, सारी चीज़ें। लेकिन अपोजिशन ने सारी चीज़ों को जो दिखाया कि इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को अपनी जान तक देने पड़े, लोग घंटों-घंटों लाइन में लगे रहे और जो पार्टी जिसने डिमोनेटाइज़ेशन किया, उसके अपने लोग थे, उन्हें पहले से ही पता था और उन लोगों ने पहले ही अपने जो 500 और 1000 के नोट्स थे ये इससे देश का अर्थव्यवस्था जो हुआ वो काफ़ी नुकसान हुआ। इनफैक्ट देखो जैसे हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी तो वो एक फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट इंडिया के रह चुके हैं। उन्होंने ऑब्वियसली बोला रघुराम जी राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर और वन ऑफ द अथॉरिटी इन इकोनॉमी तो उन लोग उन्होंने भी ये चीज को बोला तो देखो दो चीजें हैं कि जो पॉलिटिकल हमें इस ये चीज मैं स्टोरी इस वजह से ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको कि कहीं ना कहीं ये कंटेक्स्ट आपको समझना होगा कि सेम ही टॉपिक दिया हुआ हो कोई भी जस्ट इमेजिन करो कि डिमोनेटाइजेशन और या जो भी है देखो एक्चुअल जो टॉपिक्स होंगे जो 2000 आपके ये 19 18 17 3 इयर्स का हम फिर से वो चीज को प्रॉपर तरीका से हम डिस्कस करेंगे, उनको हम देखेंगे, उन सारे टॉपिक्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, उनको देखेंगे कि क्या चीज़ें ये चल रही है। तो लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यहाँ कि हमें सेम ही टॉपिक पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक तरह से दोनों एट द सेम टाइम जैसे आपको ये मान के चलना है कि जो है मैं ही इस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ एंड आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपोजिशन यानी कि एट द सेम टाइम आपको ये लगना चाहिए कि आप रूलिंग पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव हो एज वेल एज एट द सेम टाइम आपको अपोजिशन पार्टी का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इस ढंग से चीजों को आपको आइडिया यहाँ मेन हमारे लिए आइडिया इंपॉर्टेंट होता है जो आइडिया है वो डेवलप आपको करना है आर्गुमेंट ये डेवलप द थिंग्स की अननेसेसरी चीजों को लिखने की ये कोई जरूरत नहीं है चीजें जो है आपको अपने जो है प्रॉपर आइडिया देखो आइडिया कोहेरेंस ये वहाँ आइडिया होना चाहिए और आइडिया कोहेरेंस में यानी कि ऑर्डरली फैशन में ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए कि आप बेटर है किसी चीज का जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी चीज आप लिखते हो तो आप पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे ना उसका डेफिनेशन दोगे एक तरह से तो वो चीजें आपके लिए मायने रखता है
तो बाकी चीजें हम अभी धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले हम ये पैटर्न जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसका पैटर्न में हम देखेंगे कि कुछ चेंजेज़ आपको देखने को मिलेंगे। कहीं वो जो कहते हैं ना कि चेंज इज़ द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ, अभी आज की डेट में अनसर्टेनिटी इज़ द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ और चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो जो चेंज है, तो वो हमेशा से होता रहा है और हर चीज़ में चेंजेज़ हो रहा है। नो डाउट एग्जाम में भी। तो जो फर्स्ट फेज है यानी कि टिल 2012, देखो यूपीएससी जो है ये आपका असिस्टेंट कमांडेंट पहले से भी बनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज फर्स्ट टाइम। तो असिस्टेंट कमांडेंट तो पहले से भी बनते आ रहे हैं, लेकिन जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो 2005 से कंडक्ट करवा रही है। यानी जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है वो 2005 से हो रहा है और उसके पहले जो था वो अलग-अलग तरीके से होता था। जैसे जो सीआईएसएफ आज के डेट में है, तो सीआईएसएफ को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, वो उससे कंडक्ट किया जाता था और डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया था। इनफैक्ट देखोगे पहले सब में वीमेंस अलाउ नहीं थी। आज के डेट में महिलाएं जो हैं सारी फोर्सेस में अलाउ हैं और इनफैक्ट अब जो भी है जैसे हमारे ही बैच में कुछ हुआ कि 5 जो 47 बैच में मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें 5 वीमेन असिस्टेंट कमांडेंट महिला ट्रेनी थी। तो उन लोगों को पहले महिला बटालियन दिया गया था, तो उसमें 1-2 थी, उसने बोला कि ऐसा है कि हम महिला बटालियन स्पेशल क्यों जाएँ? जब हमने ट्रेनिंग मेल्स के साथ किए, सारी चीज़ें हमने एग्ज़ाम पास किए, जो भी कुछ चीज़ें था, तो फिर हमें स्पेशल महिला बटालियन में क्यों दिया जा रहा है? तो उन लोगों को अलॉट करने के बाद फिर से चेंज करके यानी कि मेल बटालियन में दे दिया गया और इनफैक्ट ऑब्वियसली है, आपने उषा किरण पुनिया का नाम सुना ही है, तो वो हमारी बैच की थी, तो वो फिर कोबरा में भी चली गई। ऑब्वियसली वो फर्स्ट जो है कोबरा असिस्टेंट कमांडेंट लेडी कोबरा असिस्टेंट कमांडेंट है। तो चीज़ें हर चीज़ में चेंज हो रहा है। तो एग्ज़ाम में भी देखो फर्स्ट फेज़ जो था टिल 2012 तक, एक्चुअली मैंने 2005-6 का तो क्वेश्चन नहीं देखा है एनालाइज, क्योंकि देखो ज़्यादा करने का मैं 2011 से बात कर रहा हूँ, 11 से 2019, तो 2000 यानी इनफैक्ट पहले से भी शायद वही चल रहा होगा बीच में। तो टिल 2012 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी 2 आपका आर्गुमेंट आ रहा था, 2 आर्गुमेंट लिखना था, लेकिन उसमें क्या था 75 वर्ड्स में ही लिखना था। 75 वर्ड्स और इसमें मार्क्स 5 मार्क्स, 5 इंटू 2, यानी कि टोटल आर्गुमेंट जो था वो 10 मार्क्स का था। ठीक है, तो आपके पास ओनली देखो इसके पहले अभी जो आपके पास प्रेसी 15 मार्क्स का आ रहा है, ओनली 1 प्रेसी आ रहा है। तब जो था प्रेसी आपको 2 लिखने के लिए कहता था। तो जो आपका फर्स्ट फेज यानी कि टिल 2012, तो फॉर्चुनेटली मैंने बताया आपको कि मैं इस वाले फेज में भी फर्स्ट फेज में भी एग्जाम दिया 2012 और 2013 एंड फॉर्चुनेटली आई वाज क्वालिफाइड इन बोथ द पैटर्न। तो यहाँ के बाद देखोगे इसमें फेज में चेंज हुआ, तो यहाँ तक देखोगे कि आपका जो प्रेसी था वो 2 था, लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग भी 2 था, लेकिन वो आर्गुमेंट राइटिंग ओनली 5 मार्क्स का ईच था, तो 5 इंटू 2 10 मार्क्स और 75 वर्ड्स लिखने थे। अब देखो अभी जो आपका है, कुछ लोगों का डाउट होता था ना, होता है कि कुछ लोग कंक्लूजन वगैरह लिखते हैं। मैंने मना किया कि आपको कंक्लूजन नहीं लिखना होता है। इसके कारण जस्ट इमेजिन करो कि 75 वर्ड्स लिखने हैं। अब 75 वर्ड्स में दोनों चीज होना चाहिए आपका, यानी ईच टॉपिक जो है 75 वर्ड्स का होना चाहिए। अब 2 टॉपिक है, तो आपको 4 में भी लिखना है और आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी लिखना है। अब सोचो कि आप 4 और अगेंस्ट में लिख रहे हो किसी टॉपिक को और 75 वर्ड्स ही हैं, उसमें आप 4 में भी लिखोगे, उसमें आप अगेंस्ट में भी लिखोगे। तो जब दोनों में आप 4 में भी लिखोगे, अगेंस्ट में भी लिखोगे, ठीक है? तो आपको लगता है उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है कि आपके पास वर्ड्स काउंट ही ज़्यादा हो जाएँगे, आपके पास वर्ड्स काउंट बहुत अधिक हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है कि आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस आपको रखना होता है। आपको कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ों के लिए एसे दिया हुआ है। एसे में आपको सारी चीजें कंसीडर किया गया है। तो जब एसे में सारी चीजें कंसीडर कर दिया गया है, तो अब इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो है इसमें आपको अब 75 वर्ड्स में ही
आप क्या इंट्रोडक्शन 5 शब्द का नहीं लिखोगे ना, इंट्रोडक्शन लिखोगे तो एक फुल फ्लेज्ड इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो कम से कम 20-30 वर्ड्स तो इंट्रोडक्शन में लिखा जाएगा, 20-30 वर्ड्स कंक्लूजन में, तो फिर आप क्या 5-5 वर्ड्स लिखोगे फॉर में और अगेंस्ट में? नो, द थिंग्स कि इसमें सिर्फ था एक तरह से पॉइंट वाइज आपको लिखने के लिए आता था। अब ये चीजें मैं इस वजह से बता रहा हूं कि हो सकता है कल के डेट में या इस बार भी चेंज कर दे। पैटर्न आपको ये नहीं बताया हुआ, ये अभी बताया हुआ है कि 80 नंबर का आपका एशे होगा और जो बाकी 120 मार्क्स का होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। लेकिन दिस इज द थिंग्स की मे बी चेंज कर सकता है, चेंज किया जा सकता है, इट कैन चेंज, लेकिन आपको चेंज के लिए तैयार रहना होगा। तो ये वजह भी है एक कि आपको नॉर्मली लिखने के लिए नहीं चाहिए लिखना कि कंक्लूजन नहीं। अब कंक्लूजन यदि दे देते हो, कंक्लूजन निकालना आपका काम नहीं है, वो आपको एसे में दिया हुआ है, वहां आपको भरपूर अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप अपना जो भी है टैलेंट है उस टैलेंट को दिखाएं, उस चीज को करें, आप उसको आर्गुमेंट वगैरह को आप लिखें प्रॉपर तरीका से, ठीक है, तो उस चीज को आप ये करें। अब देखो ये हो गया तो हमारा फेज 1। अब फेज 2 में देखो, फेज 2 यानी 2013 से 2015 तक चला, तो ऑब्वियसली ये आपका हाल का है एक तरह से। फिर ये थर्ड फेज हम देखेंगे, तो 2000 आपका जो ये 13 टू 15 था, इसमें क्या चेंजेज हुआ कि अभी आर्गुमेंट तो 2 ही रहा, लेकिन 2 इंटू जो 5 था वो 20 हो गया। तो यानी कि जो टोटल कंबाइंड आपका 10 मार्क्स हो रहा था वो अब 40 मार्क्स हो गया, यानी कि अब जो आपके लिखने हैं वो आपको 40 मार्क्स के लिखने हैं। तो डायरेक्टली आप देखोगे इसमें 30 मार्क्स बढ़ गया है। इसका मतलब है इसका जो आर्गुमेंट राइटिंग है वो वेटेज बढ़ गया। ये देखो हर वो चीज जो भी होता है एज ए आप ऑफिसर बनते हो, कहीं भी आप एसएसबी वगैरह लिया जाता है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट देखो डाइवर्स टाइप के चीजें किया जाता है, तो हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देखो, तो इसमें भी क्या है कि आपका पहले रिटन लिया जा रहा है, रिटन में एक तरह से ऑलमोस्ट हर चीज चेक किया जा रहा है। आपका पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से लेकर के करंट अफेयर्स, हर वो चीज, डिफेंस से लेकर के जो कुछ चीजें हो सकती है वो सारी की सारी चीजें आपसे चेक की जा रही है, सारी चीजें आपसे वो चेक किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको किया जा रहा है। सेकेंड जो फेज, सेकेंड जो पेपर आपका है, तो उसमें सारी चीजें, तो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट डेवलप करना ये इस वजह से भी जरूरी होता है कि ऐसे आप ऑफिसर होते हो तो यू हैव टू लीड द ऑफिसर। अब देखो नॉर्मली सम टाइम आपको टीम बनाना होगा, सम टाइम आपको सीनियर से बात करना होगा, सीनियर से कोऑर्डिनेट करना होगा, स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेट करना होगा, ए लॉट ऑफ थिंग्स जो क्या होता है, आर्गुमेंट आपको डेवलप करना पड़ता है कि थॉट प्रोसेस देना पड़ता है कि किस ढंग से आपको कोई ऑपरेशन करना है किसी चीज को, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव सारे चीजों को देखोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट इमेजिन करो कि आप कहीं ऑपरेशन में गए हुए हैं, तो ऑपरेशन में गए हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज किल करके ही आना, नहीं, सामने जो है वो इनकाउंटर करना है, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि जो सामने बंदे हैं वो किस मोटिव से यहाँ आए हुए हैं। हो सकता है कि कोई जंगल में लकड़ी बीनने के लिए आया हुआ है, कोई जानवर अपना चराने के लिए आया हुआ हो, या कोई कुछ और करने के लिए आया हुआ हो, तो आपको एज सच आर्गुमेंट जो है प्रॉपर डेवलप करना होगा। तो देखो यहाँ से 2012 के बाद हर चीज, ऐसा नहीं है इसके पहले के ऑफिसर्स को नहीं, लेकिन उनको जो भी लगता है कि पैटर्न को चेंजेस, एक तो है कि चेंज को एडेप्टेबिलिटी ये चाहिए। अब प्रेसी राइटिंग, तो प्रेसी राइटिंग एक तरह से है कि चलो प्रेसी राइटिंग 1 लिखा गया, यानी कि आपका प्रेसी क्या है, वो लैंग्वेज इफिशियंसी चेक किया जा रहा है। प्रेसी में मैं समझता हूं कि सिर्फ आपका लैंग्वेज इफिशियंसी मेन मायने रखता है कि जो लैंग्वेज पे आपकी कितनी कमांड है वो मायने रखता है। अब देखो प्रेसी का भी अपना इंपॉर्टेंस है कि आप कहीं गए, आप कोई ऑपरेशन किए, अब उस ऑपरेशन में आपके पास शॉर्ट करके चीजों को आप नहीं ना, ये है कि ऑपरेशन 48 घंटे का हुआ तो अब 48 घंटे आप अपने ऑफिसर्स को बैठाओगे कि सर ये जितने भी ऑपरेशन हमने किए इस 48 आवर्स, नो, उसको शॉर्ट फॉर्म में, या फिर यदि 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में करके दिया जाता है। तो 2013 से 15 तक का फेज देखोगे तो 2 इंटू 20 मार्क्स इन 2 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का ईच, तो 40 मार्क्स हुआ, लेकिन इसमें आपको वर्ड्स काउंट दिया हुआ है 300 वर्ड्स ईच। देखो यहां 75 था,
यहाँ 75 था, तो इंटू 4 कर, ये देखो 5 मार्क्स का था, तो मार्क्स 5 इंटू ये 4 हो गया, तो आपका वर्ड्स भी 75 इंटू 4, तो 300 वर्ड्स। तो यहाँ देखो 300 वर्ड्स आपको लिखने के लिए कह रहा है। अब देखो, तो 2000 आपका ये तक, ठीक है, 2012 तक जो था क्या है, 5 मार्क्स ईच था, लेकिन 5 मार्क्स ईच होने के बाद क्या था, 75 वर्ड्स ही ओनली, वर्ड काउंट जो था वो 75 था। अब लेकिन जो हो गया है क्या, जो तीसरा फेज में देखोगे तो मार्क्स तो सेम ही रह गया है, ठीक है, तो थर्ड फेज जो अब चल रहा है, यानी कि 2016 ऑनवर्ड जो चल रहा है, तो मार्क्स तो सेम ही रह गया, 2 टॉपिक 20 मार्क्स, 40 मार्क्स। लेकिन अब जो आज के डेट में 2016 से है, वो वर्ड्स काउंट नहीं दिया हुआ है। अब देखो इस चीज को समझो, इसका कहीं ना कहीं कोई तो कोई रीजन है, कुछ ना कुछ तो इसका रीजन है कि ऐसा वर्ड्स काउंट इस वजह से नहीं दिया जा रहा है कि जस्ट इमेजिन करो कि तब आपको तू ये दिया कि 300 वर्ड्स एक तरह से, तो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिवली कम है। अब इसमें यदि वर्ड्स काउंट नहीं दिया गया है, तो आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। जहां वर्ड्स काउंट नहीं दे जा रहा है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है। सम टाइम यही चीजें होती है कि कोई टॉपिक शानदार है, अच्छा है, तो आप उसमें ज्यादा लिख सकते हो, नो डाउट, आप बुक नहीं लिखने लगोगे, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास कम समय है, तो आप उतनी ही चीजें लिख पाओगे जितना संभव है। लेकिन अब आपके पास कहीं ना कहीं मोर फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। देखो और चीजों में, ऐसे ऐसे में आपको 300 वर्ड्स अप्रोक्स दिया हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग में 200 वर्ड्स दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लिमिट कर दिया है आपको कि प्लस माइनस 10, नो डाउट यहां भी आप कर सकते हो, प्लस माइनस 10 आराम से कर सकते हो, लेकिन यहाँ 300 के जगह 600 नहीं लिख सकते हो। यहाँ आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यहाँ 3000 वर्ड्स नहीं लिखने लगो, क्योंकि आपके पास फ्रीडम तो है, क्योंकि इसने लिखा नहीं है कि कितने शब्दों में लिखना है, लेकिन आप एक ऑटोमेटिकली समझो कि यदि दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा कंटेक्स्ट है, उसमें 20 मार्क्स में यदि 300 वर्ड्स लिखने के लिए करा, तो दूसरा 20 मार्क्स में आप 3000 तो नहीं लिख दोगे, मोर फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हो, 400 वर्ड्स में लिख सकते हो, 500 वर्ड्स में लिख सकते हो। क्योंकि देखो दो कंपोनेंट दिया हुआ, ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दिया हुआ है कि दो कंपोनेंट, एक आप 4 में लिख रहे हो, दूसरे अगेंस्ट में लिख रहे हो किसी भी टॉपिक को, दिए हुए टॉपिक को, तब आपके पास इसमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अधिक इसमें फ्लेक्सिबल हो सकते हो, अधिक इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये विकल्प आपके पास है, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो इस चीज को आप कर सकते हो। अब जो आगे हम देखेंगे कि जो क्या चीजें हैं, इसमें क्या कंसीडर करना पड़ता है। देखो अब ऑब्वियसली ये चीजें हम ऑलरेडी इसमें से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें, कि जो भी दिया हुआ है आपका टॉपिक, तो वर्ड लिमिट नहीं लिखा हुआ है अभी के जो सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है, तो अभी आपका जो है वो लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट नहीं दिया हुआ है तब भी आपको अप्रोक्सीमेट आपको उतना ही रखना है। लेकिन चूंकि देखो 2000 आपका 13 से लेकर के 15 तक क्या था, वो आपको लिमिट दिया हुआ था, वर्ड्स दिए हुए थे। अभी फिलहाल जो है इस लिमिट को हटा दिया गया, इसका मतलब आपके पास अधिक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। किसी भी चीज में हर चीज का अपना लॉजिक होता है। देखो ये सारी चीजें जो भी डिसाइड होती है, रैंडम डिसाइड नहीं होती है। हमेशा मैं यही वजह से बोलता हूँ ना कि बहुत सारी चीजों को, कंटेक्स्ट को आपको समझना होगा, बहुत सारी चीजों को आपको समझना होगा। चीजों को आप जितना अधिक समझोगे, जितना चीजों को करोगे, उतना अच्छा होगा, उतना चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो जितने भी, तो वो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो आपको 300 वर्ड्स ईच में ये लिखना है। अब देखो इसमें क्या है, ऑब्वियसली है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं, ओनली इन इंग्लिश ये में लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंसीडर करना है। सबसे पहले देखो आपके पास ये चीजें हैं कि टॉपिक को प्रॉपर तरीका से समझो। नो डाउट हम देखेंगे नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा उसमें 3 इयर्स के जो होंगे प्रॉपर तरीका से उस चीज को एनालिसिस करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज को हम ये करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को जितने टाइम, हमेशा मैंने ऐसे वाले में बताया ना कि आप टॉपिक वगैरह में समझने में टाइम लगाओ, ए लॉट ऑफ थिंग्स ना, कि आप इट्स बेटर है कि 5 मिनट्स एक्स्ट्रा
टाइम लगा दो थॉट में देन टू राइट रॉन्ग थिंग या डुबियस थिंग्स या गार्बेज लिखने से बेटर है आप टॉपिक को समझने में 5 मिनट्स लगाओ, टॉपिक को प्रॉपर तरीका से समझो उस चीज का। नो डाउट अब कुछ टॉपिक होगा शायद आप इंग्लिश लैंग्वेज के कारण आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो भी है, जैसे हम यहाँ ये प्रैक्टिस में हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस इसी वजह से चीजों को करते हैं, हम डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे, टेस्ट वगैरह आपको इसी वजह से लिखने के लिए बोलते हैं कि आप उस टेस्ट को लिखोगे, उस चीजों को करोगे, तब आप प्रॉपर तरीका से चीजों को समझोगे, तो एक्सप्लेन उस चीज को कर पाओगे अपने आप में। क्योंकि देखो यहाँ आपने जस्ट इमेजिन करो कि आपने टेस्ट लिखा, आप टॉपिक को नहीं समझे, तो हम यहाँ हैं या आपके जो भी हैं सीनियर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपको इस चीज में गाइड कर रहे हैं, वो आपको टॉपिक का मीनिंग समझा सकते हैं और ये आपको बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ बाबू आपने गलती किया है। लेकिन वहाँ एक्चुअल जब एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम में तो आपको नहीं समझाया जाएगा ना, उस एग्ज़ाम में आपके पास विकल्प ही नहीं होगा कि उस चीज़ को करने का आपको मौका मिले। तो आप सबसे पहले टॉपिक को समझें, मैंने ऐसे वाले में भी बताया था कि आपको टाइम देना है, आपको समझने में टॉपिक को और डेवलप वैलिड आर्गुमेंट। ये जो है ना कि वो जो पॉलिटिशियन टाइप का बिहेव नहीं करना है कि ये चीज़ें हैं एकदम है फिर बाद में आप उस चीज के लिए बोलो कि ये हमारा ओपिनियन, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि इलेक्शन होता है अभी, चूंकि बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी में कूद रहे हैं और दूसरे, अब देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है तो यहाँ ये है तो वो बोलेंगे ये चीजें आर्गुमेंट। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, शायद प्रधानमंत्री सीरियल आप लोगों ने देखा होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को समझने के लिए जो आजादी के बाद का भारत है, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद का भारत है, उसको समझने, इनफैक्ट देखोगे आजादी से थोड़े से पहले का ही सीन वहाँ क्रिएट होता है, वहां से चलता है और अब तक का। तो अभी ये इधर बीच में फिर प्राइम मिनिस्टर 2 चला, तो प्राइम मिनिस्टर सीरियल में यदि देखोगे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, आपको नरेट करना चाहता हूँ। मोरारजी देसाई तो जवाहरलाल नेहरू के देखो वो काफी सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे और गांधीयन थे और बहुत लंबे समय से इंडियन पॉलिटिक्स में थे। तो जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद वो खुद प्राइम मिनिस्टर वो बनना चाहते थे। तो लेकिन जो कांग्रेस का सिंडिकेट था, तो सिंडिकेट नहीं चाहता था कि बने ये मोरारजी भाई देसाई जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, तो लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया गया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का भी ताशकंद में डेथ हो गया 1966 जनवरी में, 10th ऑफ जनवरी की रात को लाल बहादुर शास्त्री का भी डेथ हो गया। अब क्या हुआ कि फिर से अब इंदिरा गांधी कंटेंडर में थी और मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई बोले कि इंदिरा गांधी अभी बहुत छोटी है हमसे, तो ऐसा है वो तो बाद में भी प्रधानमंत्री बन लेगी, हमको पहले बनने दिया जाए। तो सिंडिकेट वाले नहीं चाहते थे देसाई जी को बनाना, तो देसाई ने कहा ऐसा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर कांग्रेस के लोगों ने समझाया, तो मीडिया ने को मोरारजी देसाई ने कहा कि ऐसा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किस लिए, तो बोला देश हित में हम, मोरारजी देसाई ने बोला कि हम देश हित में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी देश का जो कल्याण हो इसके कारण हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव लड़ने का हमारा शौक नहीं था, लेकिन देश के कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर सिंडिकेट्स के लीडर और इंदिरा गांधी और सब लोगों ने समझाया कि चुनाव होने से जो कांग्रेस की ही बेइज्जती होगी, छवि खराब होगी, यदि आप हारेंगे तो आपकी अधिक बेइज्जती होगी। तो मोरारजी देसाई ने कहा ठीक है ऐसा है, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ या जो भी चीजें हैं कुछ चीजें, तो इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर ली। तो फिर पत्रकारों से बोला कि ऐसा है मैं देश हित के में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो मोरारजी देसाई से पूछा गया कि कल ही तो आप देश हित के में चुनाव लड़ रहे थे, तो बोले वो कल देश का हित अलग था, आज का देश का हित अलग है। तो जिस्ट ये मैं बता रहा हूँ कि इस ढंग से कि एक आदमी कल ही सेम पर्सन मोरारजी देसाई जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने और वो कल देश हित में चुनाव लड़ रहे थे, मीन्स पार्टी चुनाव, ऐसा नहीं है वो ये इलेक्शन नहीं, मीन्स पार्टी में कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा इस आधार पे, और फिर आज बोले कि नहीं देश हित में मैं चुनाव का अपना लड़ने का वापस ले रहा हूँ फैसला। ये आपको आर्गुमेंट उस ढंग से, तो लॉजिक आप दोगे, ऐसा नहीं है ना कि जैसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप हो तो लॉजिक, यही चीजें है यहाँ कि आपको डेवलप करना है वैलिड आर्गुमेंट को, वैलिड आर्गुमेंट आपको प्रेजेंट करना है चीजों को कि ये आखिर जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पॉजिटिव यदि है, डिमोनेटाइजेशन यदि गलत था तो गलत क्यों था, या डिमोनेटाइजेशन, लेकिन आपको क्या करना है एट द सेम टाइम आपको करना है कि डिमोनेटाइजेशन गलत नहीं था।
ठीक है, जैसे इंडिया में मान के चलो कि लॉकडाउन, तो वो इज द डिसीजन ऑफ लॉकडाउन राइट? तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि आपको अब लगेगा कि लॉकडाउन का डिसीजन राइट था, यस। यस जैसे ही किया तो आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोचना, तरह से सोचना पड़ेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि लगता है कि जो लॉकडाउन था वो टोटली गलत था, तो आपको राहुल बाबा की तरफ सोचना पड़ेगा, आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ सोचना पड़ेगा, आपको अजय माकन की तरफ सोचना पड़ेगा, आपको जयराम रमेश की तरह सोचना पड़ेगा, आपको कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह जैसा सोचना पड़ेगा। तो 4 में है तो आप नरेंद्र मोदी की तरह सोचिए, राजनाथ सिंह की तरह सोचिए, अमित शाह की तरह सोचिए, स्मृति जुबिन ईरानी की तरह सोचिए। इन सारी चीजों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। फिर है डोंट गिव योर कंक्लूजन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको कंक्लूजन नहीं देना है, ठीक है। आप कंक्लूजन उस चीज को प्रेजेंट नहीं करो। कंक्लूजन, क्योंकि इसका देखो एक तो रीजन मैंने पहले ही बताया कि पहले देखो 75 वर्ड्स का था, अब जस्ट इमेजिन करो 75 वर्ड्स में ही आप इंट्रोडक्शन लिखने लगोगे, आप कंक्लूजन लिखने लगोगे, तो फॉर और अगेंस्ट में क्या लिखोगे 75 वर्ड्स में, 75 शब्द में। अब नो डाउट 2012 से, सॉरी 2013 से 2012 तक जो था 75 वर्ड्स था, 5 मार्क्स ओनली। 2013 से आपका 300 वर्ड्स आया, और इनफैक्ट 2013 से 15 तक 300 वर्ड्स। उसके बाद देखोगे कि लिमिट ही हटा दिया गया, बट स्टिल चीजों को, तो वो एक लॉजिक उस समय के लिए वो लॉजिक ज्यादा सुटेबल था कि आपका चूंकि इतना कम वर्ड्स है तो आपको ये नहीं। अभी का लॉजिक जो बेसिक में है, जो मैं समझता हूँ, वो लॉजिक इस चीज के लिए है कि चूंकि देखो आपको ऐसे ऑलरेडी 4 ऐसे, एक दो नहीं, आज के डेट में 4 ऐसे आपके पास कह रहा है, क्योंकि जब तक उसमें 75 वर्ड्स लिखना था तब तक ऐसे वहां एक ही था आपके पास। 2012 तक एक ही ऐसे लिखना था, 4 दिया हुआ था और उसमें एक लिखना था। आज के डेट में आपके लिए क्या है कि आपके पास क्या है, ऐसे 4 है, 4 ऐसे आपको लिखना है। तो ऑलरेडी उसमें इंट्रो, आप बेस्ट इंट्रो लिखो, आप ब्यूटीफाई करो उस इंट्रो को, अच्छा कंक्लूजन दो, सारी चीजें आपसे उसमें चेक किया गया। अब यहाँ यहाँ आपको आर्गुमेंट कंक्लूजन इस वजह से नहीं देना है कि कंक्लूजन जैसे ही आप एक तरह से देते हैं तो किसी चीज को तो आप फेवर कर रहे हो, तो यहाँ टिल्ट नहीं होना है। देखो नो डाउट ऐसे जो भी होता है, ऐसे पे मान के चलो कि डिमोनेटाइजेशन पर भी ऐसे यदि आता है तो आपको किसी न किसी पक्ष को आपको लेकर के चलना है। वो जो अटल बिहारी वाजपेयी टाइप वाला जो ये है ना, कहा जाता है ना कि अटल जी से पूछा गया कि अटल जी आप ये बोल रहे हैं, तो बोले हाँ ये भी सही है। बोले सोनिया जी तो ये बोल रही हैं, तो बोले वो भी सही बोल रही हैं। बोले अटल जी दोनों कैसे एक साथ सही हो सकते हैं, तो बोले आप भी सही बोल रहे हैं। तो जो कहा जाता था जस्ट प्राइम मिनिस्टर सीरियल में ही एक ऐसा चीजें था, और बहुत जगह ऐसा इस ढंग से कि जब दोनों सही कैसे हो सकते हैं, तो आपको कंक्लूजन में एक तरह से आपको ये करना है कि फोर में लिखना है और अगेंस्ट में लिखना है। आप दोनों तरफ चीजों को लिख दो, बाकी जो डिसाइड करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो डिसाइड करना, जो क्या फोर लेना है ये आपको प्रोवाइड करने का जरूरत ही नहीं है कि हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। कंक्लूजन में ऐसे में पहुंचना होता है। ऐसे में जो भी है, कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, उसको आपको पॉजिटिव कुछ चीजें देना होता है, कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ऐसे का जो कंक्लूजन होता है उसमें एक तरह से आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रहे हो। नो डाउट उस ओपिनियन से, जैसे शिक्षा जो है भविष्य की कुंजी है, अब यदि इसको ये ऐसे आ गया तो ये ऐसे में आपको प्रूव करना एक तरह से पड़ेगा कि शिक्षा से जो फायदा हो रहा है। लेकिन अब इस ढंग का ये नहीं दे देगा कि शिक्षा भविष्य की कुंजी है, इस पर फॉर और अगेंस्ट में लिखो। तो एक तरह से इस टाइप का टॉपिक नहीं देगा कि आप वो लिखोगे शिक्षा एकदम बर्बाद कर देगा, भविष्य की कुंजी क्या रहेगा, ये तो पूरा चौपट कर देता है आदमी के लाइफ को। नहीं, इस ढंग का टॉपिक नहीं पूछा जाएगा आपको। आर्गुमेंट में वही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा जिसमें कि इनफ स्कोप होगा, जिसमें बहुत सारे स्कोप होगा कि उस चीज को आप प्रूव कर सको, उस चीज पे आप चल सको, चीजों को आप ये दिखा सको, प्रेजेंट कर सको सही से, तो वो होगा। तो इसमें से चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही ओनली रहता है, और आज के डेट में आपके पास वर्ड्स काउंट नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। नॉर्मल जहां वर्ड लिमिट रहती है तो मैं नॉर्मली कहता हूं 10% प्लस माइनस आप करो।
लेकिन जहां लिमिट नहीं है तो बेटर है आप 20% के आसपास करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनफैक्ट आप 50, अब देखो 50% पॉजिटिव तो जा सकते हो, लेकिन 50% निगेटिव नहीं जा सकते हो। 50% निगेटिव जाओगे तो मात्र 150 वर्ड्स होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो नॉर्मली जो भी होता है, तो लो यदि जाना है तो 10% 20% तक जा सकते हो। जैसे 300 वर्ड्स का है, तो हो सकता है कि कुछ चीजों में आपको नहीं मिले, पॉइंट प्रॉपर तरीका से नहीं मिल पाए, तो नो डाउट पॉइंट्स नहीं मिल पाता सही से, कोई इशू नहीं है। कुछ जो आप लिखोगे, लेकिन आप कम थोड़ा सा लिखो। अब वैलिड जिसमें पॉइंट मिल रहा है तो उसमें आप ज्यादा लिखो। अब एक और चीज है कि देखो, अब दो चीजें लिखना है इसमें। तो एक हाँ, इंट्रो आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन इंट्रोडक्शन, आप एक स्मॉल सा लिख दो। नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। मैं इनफैक्ट ये कहूंगा इट्स बेटर ना लिखो, टू द पॉइंट आओ कि टॉपिक को फॉर और अगेंस्ट। देखो ए लॉट ऑफ टाइम जो है कि हर का अपना पैटर्न एक तरह से है, चीजों का लिखने का, करने का, हर चीज के लिए लॉजिक है चीजें। तो उसमें इसमें बेटर है इंट्रो आप ना दो तो ज्यादा सही है। और इनफैक्ट दोगे इंट्रो, पेनाल्टी नहीं दिया जाएगा, लेकिन कंक्लूजन में भी पेनाल्टी एक तरह से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल केसेस में इसमें जो पेपर 2 है उसमें पेनाल्टी आपसे नहीं लगाया जाता है। आपको पेनाल्टी तभी दिया जाता है जब आप जो है बहुत गलत तरीके से या कुछ उस ढंग से चीजों को करते हैं, तब आपसे पेनाल्टी आप पर लगाया जाता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में नहीं। बट स्टिल क्या है कि आप कंक्लूजन ना दो। अब देखो, फोर है और अगेंस्ट है, दो चीजें हैं। तो सम टाइम क्या होता है, आपके पास फोर में अधिक पॉइंट्स होते हैं, सम टाइम अगेंस्ट में अधिक पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे अनुसार मैं जो कहूंगा, तो ट्राई ये करो कि फोर और अगेंस्ट दोनों को बैलेंस करके रखो। यदि 4 पॉइंट्स दिए हो तो दोनों में 4 4 पॉइंट्स को करो। अब यदि आपके पास मान के चलो कि फोर में 5 पॉइंट्स हो रहा है और अगेंस्ट में जो है आपके पास 4 पॉइंट्स ही हो रहा है, तो इट्स बेटर है ना कि जो 5 पॉइंट्स हो रहा है फोर में, उसको क्लब करके 4 पॉइंट्स बना दो। या फोर में आपके पास 5 पॉइंट्स बन रहा है और अगेंस्ट में आपके पास 3 पॉइंट्स ही बन रहा है, तो इट्स बेटर करो कि या तो अगेंस्ट वाला को 3 को बाइफरकेट कर दो। हर चीज का देखो बाइफरकेशन होता है। जैसे लीडरशिप क्वालिटी, तो लीडरशिप क्वालिटी को 4 लाइन में भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट्स, ये 4 4 पॉइंट लीडरशिप क्वालिटी है। उसको 4 पॉइंट को 40 पॉइंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इस चीज को आप करो कि जनरली जो बैलेंस्ड में है वो ट्राई करो कि वो बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली इतनी आसान नहीं होती है जितना हम चीजों को कहते हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो अभी इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू आप चीजों को चलोगे, तो आपके पास ये कर सकते हो। इस चीज के विकल्प आपके पास है कि आप उसमें सुधार कर सकते हो। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप कोशिश करोगे तो उसमें आप सुधार कर ले जाओगे। अब देखो फॉर्मेट, फॉर्मेट आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो पेज को डिवाइड कर दो और पॉइंट 1 2 4 में, पॉइंट 1 2 3 इसमें आर्गुमेंट अगेंस्ट में आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप 1 कर लिए, इसमें आप 2 कर लिए, इसमें आप 3 कर लिए, इसमें आप 4 कर लिए, इसमें आप 5। तो ये आप नॉर्मली कर लो कि इसमें 4 में 1 2 3। अब देखो नॉर्मली यदि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें उस ढंग का आपको फॉर्मेट प्रॉपर मिल सकता, तो आप कोई भी फॉर्मेट को या तो पहला फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट भी हम बता रहे हैं आपको कि ये फॉर्मेट है कि आप फोर इस टाइप लिखो। बचपन में जैसे हम लोग थे ना, लाइन खींच लेते थे, पेज के एक तरफ फोर में लिखे, एक तरफ ये देखो फोर में अगेंस्ट में जो है, एक बचपन में पहले आप पढ़ते थे तो इसमें समानता और अंतर करने के लिए होता था कि कोई भी चीज दो दिया हुआ है, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि राष्ट्रपति और गवर्नर, तो राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर में समानता, सिमिलरिटी बिटवीन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। या तो फिर क्षमा शक्ति, क्षमादान देने में भी हो सकता है, या कुछ एग्रीगेट पावर पे दे सकता है, या लेजिस्लेटिव पावर्स पे दे सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर पे दे सकता है। तो इस चीज का मान के चलो, तो या तो ये करो समानता रहेगा, तो समानता में हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब इसमें या तो अगेंस्ट में, तो यहाँ चूंकि काउंटर आर्गुमेंट देना है, तो यहाँ है
राष्ट्रपति ये कर सकते हैं, तो बोलो कि गवर्नर ये नहीं कर सकते हैं, गवर्नर ये कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपका, लेकिन यहाँ इस ढंग से आपको नहीं करना है कि यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये नहीं हो सकता। यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं वो यहाँ डेवलप करना है। जैसे वो चीज़ें क्या ना कि स्केलर क्या है? तो स्केलर वो है जो वेक्टर नहीं है। वेक्टर क क्वांटिटी क्या है? तो वेक्टर वो क्वांटिटी है जो स्केलर नहीं है। वो चीज़ें नहीं करना है कि इसमें यस और नो उस टाइप का नहीं करना होता है। प्रॉपर आपको लॉजिक देना है, प्रॉपर आपको चीज़ों को देना है, आपको प्रॉपर चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है। तो इस ढंग से आपको उन चीज़ों को ये करना है, ठीक है ना? तो आप ये वाला चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आइदर आप ये कर लो पेज। देखो हाँ, एक और चीज़ रहती है, देखो आपके पास ऑलरेडी वो पेज बना हुआ रहता है कि फॉर्म में हर चीज़ का आज के डेट में जो है वो आपको स्पेस दिया हुआ रहता है कि इतना स्पेस में हर क्वेश्चन को, इनफैक्ट जितने भी कमीशन का एग्जाम है तो क्योंकि मैंने तो जब दिया था 2012 और 13 में, तो वो पेज डिवाइड नहीं रहता था कि आपको इस प्रश्न का उत्तर यहीं लिखना है। इनफैक्ट तब ये होता था कि आपको सिर्फ बुकलेट दे दिया गया और बाकी मान के चलो कि जो भी है 40-50 पेजेज का बुकलेट है। अब आप उसको जो प्रश्न को जहाँ लिख सकते हैं, बस यही चीज़ें होती थी कि जो एक प्रश्न का उत्तर एक जगह लिखें। इन द सेंस कि जैसे मान के चलो 2 आर्गुमेंट राइटिंग है, तो आर्गुमेंट राइटिंग सपोज़ क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 आर्गुमेंट राइटिंग है, उसको एक ही जगह लिखा जाना चाहिए। अब ये चीज़ें आपके पास ये वाला विकल्प होगा कि आपको दोनों क्वेश्चन जो है एक ही जगह, लेकिन अभी क्या होता है कि क्वेश्चन अब उसमें क्या होता था कि यदि आपके पास उस ढंग का दिया हुआ है, तो कहीं कट भी गया कि मान के चलो 3 पेज लिखा, 3 पेज के बाद आपको लगा कि व्हाटएवर आई एम राइटिंग, व्हाटएवर आई हैव रिटन इज़ रॉन्ग, तो आप उसको क्रॉस कर दो, फिर नए से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ आपने पूरी एसे लिख ली, उस एसे के लिए तो आपको जगह वहीं दिया हुआ था फिक्स करके 3 पेज, 4 पेज। अब वहाँ आपने नहीं लिख पाया सही से, तो आपका वो एसे के लिखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। अब दूसरा जगह कहाँ लिखोगे? क्योंकि पूरी बुकलेट जो है उसी अनुसार बना हुआ है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना कि 30-30% रूल, 30% रूल यानी कि जब आप 30% लिख लेते हो तो फिर उसके बाद एक बार पेज को पलट करके देखो कि अब तक हमने जो लिखा है, क्या वो सही है? यदि सही है तो ठीक है, गो अहेड, मूव फॉरवर्ड। यदि वो सही नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ को चेंज करो, ठीक है? वो आपको 30% लिखने के बाद, तो आप यहाँ भी सेम सिचुएशन कर सकते हो। तो ये आपका पहला फॉर्मेट है कि आप यहाँ फॉर में लिख लो, यहाँ अगेंस्ट। एक और चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि चलो वो तो मैं इस पर मैं विस्तृत चर्चा जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जिसमें हम एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें चीज़ों को बताएँगे विद कंप्लीट होलिस्टिक वे में। तो नॉर्मली जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको उसके फेवर में 4 लिखना, ऐसा नहीं है कि उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे आपको नहीं जाना है। समटाइम दिस इज़ प्रैक्टिकल। मैं 3 इयर्स से टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, तो जो भी दे रहे हैं टेस्ट, तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि गलती वो चीज़ें करते हैं कि जहाँ एक्चुअली 4 में लिखना है, वहाँ आप अगेंस्ट में लिख रहे हो। ये करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। मैं समझता हूँ कि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं, कभी-कभी जो जिसको 0 मार्क्स मिल जाता है, वो चीज़ें वो करते हैं। तो आपको जहाँ 4 में है, तो उसको 4 में लिखोगे, जहाँ अगेंस्ट में है, वहाँ आप अगेंस्ट में लिखोगे। तो 4 वाला को अगेंस्ट में, अगेंस्ट वाला को 4 में नहीं लिखना है, ये आपको समझना है। एक जो दूसरा फॉर्मेट है, देखो अगर नॉर्मली मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ। कहीं भी देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप मन में बिठा लो कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नॉर्मली क्या है, ये इसको जब भी करोगे, तो आपको नॉर्मली क्या है कि पहले 4 में आप चीज़ों को लिख लिए, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट में लिखोगे। तो कहीं भी जैसे मैंने आपको एसे में बताया था, एसे जब हम डिस्कस कर रहे थे, एसे का टॉपिक जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस समय हमने आपको बताया था कि जो भी आपके पास है उसका आप रफ स्ट्रक्चर तैयार करो। कहीं भी रफ में पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है। सेम सिचुएशन आपको जो है आर्गुमेंट जब आप लिख रहे हो, आर्गुमेंट राइटिंग जब आप कर रहे हो, इसमें भी आपको सेम पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। सेम आपको रूल फॉलो करना चाहिए कि आपको इसमें भी रफ वर्क कर लो। और इनफैक्ट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि रफ वर्क जो है एक तरह से क्या है
ये रॉ फैक्ट्स है। तो वो देखेगा कि एक तरह से जो आप रफ वर्क कर रहे हो, तो ये आपका कारखाना है। एक तरह से ये प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, तो ये प्रोसेस आपको दे रहा है। तो कोई भी देखना चाहेगा ना कि एक अच्छा चीज़ें लिया है, तो उसके पहले इसने ग्राउंड वर्क किया है, इसने मेहनत किया है। तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है आपके प्लानिंग का। जस्ट इमेजिन करो कि कोई आदमी है कि वो जस्ट मिला पेपर, लिखना स्टार्ट कर दिया। इसका ये चीज़ें होता है कि वो हाफाज़ेड मैनर में काम कर रहा है। लॉट ऑफ टाइम आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। एक जब आप फोर्स में जाओगे तो रेगुलर न्यूज़ में सुनते होंगे एसओपी एक टर्म होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कभी ये सुनोगे कि माओइस्ट ने या फिर जो भी है टेररिस्ट ने इतने जवानों को, इतने ऑफिसर्स को किल कर दिया। तो फिर ये होगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, या फिर पुलिस ने या फिर जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने या मिलिट्री ने या जो भी कुछ ने किसी को इनकाउंटर में मान के चलो कि फेक इनकाउंटर हो गया, तो उस पर ये होता है ना कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। यदि वहां गए थे तो अचानक क्यों गोली चलने लगी, वो वहां मौका उन्हें देना चाहिए था। उसमें से बहुत सारे जो थे वो निर्दोष लोग मारे गए, निर्दोष लोगों की भी हत्या हो गई, किलिंग हो गई। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये फॉलो करना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ, यदि आप आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हो, रिपोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, तो यदि आपने इस तरह से प्रोसीजर को फॉलो किया है, रफ वर्क में ये किया, नो डाउट वो रफ के आपको डायरेक्ट मार्क्स नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं लेकिन ये पॉजिटिव देता है कि ये बंदा जो है ये थॉट है। नो डाउट उसको ये पेज यदि है इसमें आपने रफ किया है, ठीक है, यहाँ वो आपको लिखा हुआ है रफ वर्क, स्पेस फॉर रफ वर्क। अब इसको आपने किया, जब आपने ये कंप्लीट किया उसके बाद उस पेज को क्रॉस कर देना है, बस इतना ये कर देना है। इसका मतलब है कि वो इवेल्युएट से भी ऐसे भी यदि रफ वर्क में लिखा हुआ है तो नो डाउट वो जो पेज स्पेशल आपको दिया हुआ है उसमें रफ करने के लिए, तो उसका आपको इवेल्युएट नहीं होगा, उसका आपको मार्क्स इवेल्युएशन नहीं होगा। लेकिन आप ये चीज कर सकते हो कि उसको क्रॉस कर दो तो वो अच्छा लगता है। तो पहला जो आपका फॉर्मेट था आपका ये था आपका इस फॉर्मेट में, या फिर दूसरा आप इस फॉर्मेट में, दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो। हमेशा इस चीज का ये जो होता है, देखो कहीं भी लिखा रहता है यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, कि जो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो मार्क्स आपको वैलिड आर्गुमेंट पे दिए जाएंगे, ठीक है ना। आप उस चीज को जो वैलिड है आर्गुमेंट उसी पे मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखो इसमें फोकस एरिया भी जो भी इसमें है ऑलमोस्ट सेम टॉपिक जो आप एसे के लिए कंसीडर कर रहे हो। तो एसे वाले में हमने देखा ना कि एसे में यूपीएससी क्या कहती है, यूपीएससी कहती है जो भी आपको मिलेगा एरिया, ये आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सपोज है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशल फोकस, तो इसके बारे में देखोगे कि आर्गुमेंट राइटिंग में आपको कोई स्पेसिफिक नहीं दिया, लेकिन एक तरह से उस चीज को ही कंसीडर करोगे जो ऐसे में, जैसे इसमें भी, इसमें मेजॉरिटी जो टॉपिक होगा वो करेंट से होगा। अब देखो करेंट से होने के बावजूद भी ये टॉपिक्स नॉर्मली नॉर्मली की मैं बात बता रहा हूं कि नॉर्मली इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके करेंट से होते हैं। अब करेंट से होने के बावजूद भी आपको हिस्टोरिकल चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे वही है डिमोनेटाइजेशन के बारे में सपोज यदि दिया गया है, तो नो डाउट मान के चलो कि डिमोनेटाइजेशन तब तत्कालीन था, लेकिन तत्कालीन होने के बाद, कंटेम्प्ररी होने के बाद, करेंट होने के बाद, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि डिमोनेटाइजेशन किया गया। या मान के चलो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में आता है, या रिसेंट जो गवर्नर के भूमिका के बारे में होता है कि रोल ऑफ गवर्नर इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो यदि ये आता है तो नो डाउट ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया रहेगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आपको टॉपिक इशू अराइज किया जाएगा, वो आपको करंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, उसके हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं, उसके हिस्टोरिकल घटनाएं उसी हुई है, हिस्ट्री में ऐसी चीजें हुई है। गवर्नर ऐसा नहीं है ना कि जो राजस्थान में हुआ या फिर जो मध्य प्रदेश में हुआ या जो फिर महाराष्ट्र में हुआ कि भगत सिंह कोश्यारी जो क्या किए कि सुबह 5:40 में ये को देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर का ओथ दिलवा दिए। सुबह 5:40 में जो भी है, जो ऑब्वियसली है जिनकी ड्यूटी है या जो भी है, तो वो जाग गए। अब बहुत लोग जागते भी नहीं है, और वो ठंडा का मौसम एक तरह से आ रहा था। ठंडे के मौसम में आप 5 बजे लोग जाग नहीं रहे हैं 5:40 में, और आप वो ओथ दिला रहे हो। तो क्या ऐसा नहीं है ना कि एक दिन यदि कोई सीएम ओथ नहीं लिया होता तो पूरे महाराष्ट्र में पूरी संकट छा गई थी।
दैट ऑल थिंग्स, तो उसका जो क्या वो फर्स्ट टाइम ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई थी, तो आपको चीजों के जितनी अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द रीजन कि आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस थिंग। सम टाइम ये लगता है ना कि चीजों को रिपीट कर रहा है, रिपीट बार बार आपको ध्यान दिलाना होता है कि ये जो भी चीजें हैं आप होलिस्टिक वे में देखो। यदि आपका इंडियन पॉलिटी अच्छा है तो इस टॉपिक पे अच्छा लिख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक अच्छा है डिमोनेटाइजेशन पे अच्छा लिख सकते हो, सोशियोलॉजी का पकड़ आप पर अच्छा है तो उस चीज को अच्छा लिख सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी का पकड़ अच्छा है तो उस चीज पे आप अच्छा लिख सकते हो। तो वो दोनों वे में तो ऑलमोस्ट देखो टॉपिक जो होंगे वो सेम आपको कंसीडर करना है। इसके लिए स्पेशल देखा जाए तो ये इसमें बस आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस मायने रखता है कि आप उस चीज को सेम टाइम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं या नहीं। ये और दूसरी है कि देखो ये हिंदी वाला बैच के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आई हैव टू कंसीडर, मुझे जो है सेम टाइम करना है चीजों पे, फॉर में भी जाना है अगेंस्ट में भी जाना है। साइमल्टेनियसली हमें ये भी देखना होगा कि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, जो इंग्लिश लिख रहे हैं, वो मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम जो है ग्रामेटिकल जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब एरिया ऑफ कंसिडरेशन, तो देखो एरिया ऑफ कंसिडरेशन इसमें भी जब आप आर्गुमेंट डेवलप करने लगते हो तो किसी चीज को आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, किसी भी चीज को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पॉइंट्स को आइदर आप फोर में लिख रहे हो या अगेंस्ट में लिख रहे हो। फोर में भी लिख रहे हो तो सेम चीजें आप उसको फोर ये देखोगे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे पास कुछ पॉइंट मिल रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट से कुछ मिल रहा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कुछ मिल रहा है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से कुछ मिल रहा है, लीगल तरीके से कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज को आप इन सारे एंगल से देखोगे। इनफैक्ट ये चीज जो है इसको आप आंख मूंद करके चीजों को करना है कि यदि कुछ भी नहीं आ रहा है, चीजें नहीं आ रही है, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन पॉइंट्स के, इन पैरामीटर्स पे आपको लिखना है। जो भी ऐसे हो, आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, इन पैरामीटर्स को जितना आप कंसीडर करोगे, जितना इसको रिफाइन करोगे, और इसी वजह से एडिटोरियल जितना आप पढ़ोगे तो उतना चीजों का ये क्लियर होगा। हर बार कुछ ना कुछ देखो इशू चलते रहता, हर इशू में जो भी हो, चाहे अभी प्रशांत भूषण का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस हो, सॉरी, या राम जन्मभूमि का हो जो अभी शिलान्यास किया गया 5 अगस्त को इस महीने, तो प्रशांत भूषण का जो भी केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ए लॉट ऑफ थिंग्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज को ही देखोगे, ब्रॉड वे में सारी चीजों को देखा जाएगा। ग्रामीण जैसे कोविड 19 पेंडेमिक आया तो सिर्फ और सिर्फ एक इसे बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखोगे, इसने बहुत सारे सोशल इशू को चेंज किया, बहुत सारे पॉलिटिकल इशू को चेंज किया, बहुत सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट को चेंज किया, साइंटिफिक टेम्परामेंट को चेंज किया, लीगल इश्यूज को बहुत सारे ये दिया। जस्ट अभी जैसे दिया आज का, जैसे द हिंदू वगैरह पढ़ोगे, द हिंदू, तो उसमें है ना कि बहुत सारे जो है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह पे, फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद क्या है, ड्यू टू लॉकडाउन जो हुआ कि बहुत सारे लोग जो अबॉर्शन वगैरह जिनको करवाना था, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी था, तो वो उस चीज के लिए लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस के चलते बाहर नहीं जा पाए, तो क्या हुआ कि उसके चलते जो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका से जो भी अबॉर्शन होना था वो चीजें नहीं हो पाया, और अनसाइंटिफिक तरीके से, अब अनसाइंटिफिक तरीके से तो उसमें जो है मदर मोर्टेलिटी, ऑब्वियसली यदि आप अबॉर्शन कर रहे हो तो वो चाइल्ड का तो जो भी है फेटस जो है, तो वो उसे तो आप क्लियर ही कर रहे हो, लेकिन अदरवाइज जो उसमें मदर है तो उसे जो वुमेन है उसके जान का खतरा है, तो वो उस चीज का ये है, और बहुत सारे एस्पेक्ट। तो सिर्फ आप जिस चीज को देखोगे तो ये जितना प्रॉपर तरीका से करते जाओगे, चीजों को अभ्यास प्रैक्टिस वगैरह करोगे, तो ये है। देखो नो डाउट ये वीडियो जो है ये ऑब्वियसली है पेड ग्रुप वाले के लिए हम बना रहे हैं, जो पेड ग्रुप है स्पेशल उनके लिए हम बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है ये हम पब्लिक सबके लिए ओपन कर रहे हैं। कुछ वीडियो जैसे है देखो बीच बीच में मैं ये कर रहा हूँ कि पब्लिकली कर रहा हूँ। देखो मैं चार्जेज इस वजह से कर रहा हूँ कि लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ये किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को, अभी मैं जैसे कुछ लोग और देखोगे कि वीडियो सिर्फ मेरा ही नहीं, कुछ कुछ और लोगों का ये रहता है, जैसे पहले करंट अफेयर्स का एक और कर रहा था, फिर इधर देखो ज्योग्राफी का एक और ये कि ये बीच में वो कहीं न कहीं कुछ और चीज़ों में बिज़ी हैं, पॉलिटी का आपको या कुछ और लोगों को इन्वॉल्व, लेकिन अब सबको मैं फ्री में
कोई काम नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यही है कि पेड ना होने के कारण रेगुलर चीज़ें नहीं चल पा रही। मैं अपना तो हर डे देखो, चाहे कुछ भी हो, मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट देखोगे 2 महीने कम से 1 भी दिन गैप नहीं हुआ होगा, मैं डेली का डेली वीडियो डाल रहा हूँ। तो उस सब चीज़ों में आपको एनर्जी लगता है, टाइम लगती है, हर चीज़ को टाइप करने में, क्वेश्चन से लेकर के सारी चीज़ों में बहुत सारे एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है। दिस इज़ द थिंग्स कि आई रिक्वेस्ट कि सम पीपल एटलीस्ट जिनको भी लगता है कि हमें कोर्सेज़ करना चाहिए, तो वो करो। जितना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हो, तो मैं उस चीज़ के बदले में जो भी है एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ही कर रहा हूँ। चीज़ों को जैसे-जैसे हो रहा है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में तो फ्रंट पे भी लाना चाहता हूँ मैं बहुत लोगों को, लेकिन एक्चुअली अब जो भी दूसरे और लोग करते हैं, तो सबको पैसे देने होंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है और अर्निंग कुछ भी एक तरह से नहीं है। तो ये इस चीज़ के लिए मैं पेड ग्रुप ये चला रहा हूँ। अदरवाइज़ जो भी पॉसिबल हो सकता है, मैं कंटेंट डाल रहा हूँ सबके लिए। मैं समझता हूँ कि ये लॉट ऑफ पीपल हैं जिनके पास प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, बट जो भी सब्सक्राइब कर सकते हो वो लें, ताकि सबके लिए, मेरे लिए भी कुछ सही हो जाए। मैं दूसरे को पे कर सकूँ और लोगों को इसमें जोड़ सकूँ, ताकि आपको भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी का कंटेंट और मिल सके, ठीक है? तो ये वाला जो है मैं पब्लिक में सबके लिए ये ओपन कर रहा हूँ। चीज़ों को आशा है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, और जिन्हें भी जो भी है आप ग्रुप जॉइन कर सकते हो, पेड ग्रुप जॉइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है चीज़ों को, जो भी है, तो उसके लिए वो नोटिफ़िकेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि चीज़ों को आप देखें, समझें, ये करें। आपको अच्छा लगता है, तो कुछ वीडियो मैं इसी वजह से डाल रहा हूँ कि आपको जो भी संदेह लगता है, संशय लगता है, और कुछ यदि आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ पैसे को ना देखें, आप उसमें ये कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप ये, चूँकि ये भी वीडियो पब्लिक है, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखो, जो प्राइवेट वीडियो होता है, तो ऑब्वियसली उसमें है, आप कमेंट जो हटा है, डिसेबल्ड होता है, तो उसमें आप कमेंट नहीं, उसमें हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली है कि बेटर है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे 7404909669 पे टेलीग्राम कर सकते हो, या बहुत ज़रूरी हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट देना है, वो आप केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। और देखो, अब 4 महीने से कम आपके बच रहा है, तो अब आप अवेयर रहो, चीज़ों को ये करो, रेगुलर रूप से टेस्ट दो। जो आपका पोर्शन, जो एरिया आपको पता है कि आपका कौन-सा एरिया पुअर है, तो जो एरिया आपका पुअर है, उस एरिया पर आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उस एरिया में अधिक आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग है ही है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे क्या है आपका टारगेट? रिजल्ट आपका टारगेट है। आपका टारगेट है कि सपोज़ इस बार का 209 सीट्स हैं, तो इस 209 में आपका जगह मिलना चाहिए, नो डाउट। यदि सीट बढ़ गया, तो बहुत खुशी की बात है कि चलो बढ़ गया तो सही है। लेकिन यदि सीट्स नहीं बढ़ा है, यदि चीज़ें उतना ही रहती है 209, तो आपका टारगेट क्या है? 209। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं कि पेपर 1 में एक्सीलेंट कर जाएँगे, शायद पेपर 2 में नहीं कर पाएँगे। कुछ लोग हैं पेपर 2 में एक्सीलेंट करेंगे, लेकिन पेपर 1 का कट ऑफ, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है कि आपके क्वालीफाई करने और न करने। इसी वजह से सारी चीज़ों को होलिस्टिक वे में देखोगे, तो आपके लिए एडवांटेज होता है। कोई है, मान के चलो कि पेपर 1 में 150 ले आया, पेपर 2 47, 49 वाला तो का तो एटलीस्ट मैंने आपको दिखाया ना कि उस कारण से मैं क्लासरूम स्टूडेंट नहीं कर पाया। तो ये चीज़ आपके पास है, तो ये एक्सीलेंट होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये आपका एक्सीलेंट है भी, तो कोई मतलब इस चीज़ से नहीं होता है। अब देखो, इसमें या फिर पेपर 2 आप एक्सीलेंट ले आए, 90 ले आए, पेपर 2 कट ऑफ से 2 मार्क्स कम हो गया, कोई मतलब नहीं है। फिर या आप कंबाइंड दोनों पेपर में क्वालीफाई कर गए, लेकिन कंबाइंड 2 मार्क्स से कम हो गया, कोई मतलब नहीं बनता है। फिर देखो, आपका क्या है कि यदि आप दोनों में कर गए, फिजिकल में, आप फिजिकल एफिशिएंसी में हाइट आपका 164 सेंटीमीटर ही हुआ, मेल हो तो, फीमेल हो तो 156 ही हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। फिर या जो मेल हो, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पाए, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, वेट उतना नहीं है, वज़न नहीं है,
कोई मतलब नहीं हुआ, आप एलिमिनेट हो जाओगे। या आप रनिंग नहीं कर पाए, 100 मीटर नहीं रनिंग कर पाए टाइमली, 800 मीटर नहीं कर पाए, लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, शॉर्ट पुट नहीं कर पाए, इन नंबर ऑफ कॉज। अब जो सारी चीजों में कर गया, एवरेज कैंडिडेट भी जो है वो एवरेज सभी चीजों में कर गया। अब कोई मान के चलो रिटन में एक्सीलेंट ले आया, 250 ले आया, लेकिन वो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उसकी हाइट नहीं हुई, वेट नहीं हुई, या फिर जो भी कुछ हुआ, उसका भी रिजल्ट नहीं बनेगा। या फिर किसी का रिटन में अच्छा लाया, इंटरव्यू में बहुत खराब कर लिया। तो एट द एंड ऑफ द डे एवरेज में रहोगे, वो करोगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। और ये चूंकि ये पब्लिक आप लोग के लिए ये कर रहा हूँ, और जिनको भी ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम।